नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 अगस्त 2025 और आज का साइंस एमसीक्यू का यह वीडियो होगा रिवीजन सीरीज का। इसमें इस प्रकार के साइंस के एमसीक्यू होंगे जो डे बाय डे लाइफ में यूज होता है और एप्लीकेशन बेस्ड साइंस के एमसीक्यू होंगे, खासतौर से केमिस्ट्री के, क्योंकि फिजिक्स बायो तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। केमिस्ट्री का 1-2 वीडियो आएगा, उसके पश्चात से कोई भी साइंस का वीडियो नहीं आएगा। आपको मैं यही बोलूँगा कि जितने अभी तक एमसीक्यू मैंने करवाए हैं उनको ज़रा सीरियसली जाकर के रिवाइज़ कीजिए। मोर देन एनफ होगा आपके लिए पीटी एग्ज़ाम के लिए। आज के वीडियो में हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे और इससे पहले जो किया है, किसी भी तरीके से प्लीज़ उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। रिवीजन के कारण ही आपका एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स बचेगा। ओके, शुरू करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रहा है तो उसके सवाल भी आज करेंगे इस वीडियो के साथ से हम लोग। निम्न से कौन सा अम्ल सबसे मजबूत माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और पैलेक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस में से आंसर भी निकालिएगा। पहले का आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। पैरक्लोरिक अम्ल जो होता है HClO4 सबसे मजबूत अम्ल है, क्योंकि इसमें सबसे कमज़ोर संयुगी क्षार होता है जो इसकी अम्लता को बढ़ा देता है। इस अम्ल में जो क्लोरीन मौजूद है ना, उसकी ऑक्सीकरण का जो अवस्था होता है +7 होता है। इसको अगर हम फार्मूला को सही से लगाएंगे तो ये इस प्रकार से होता है। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 4 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे और इसी के कारण से इसका इतना ज़्यादा खतरनाक होता है और सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक इन सब की तुलना में बहुत पावरफुल यह एसिड होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्षार की परिभाषा निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्नेनियस सिद्धांत, ब्रनस्टैंड लॉरी सिद्धांत, लुईस सिद्धांत। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इसका आंसर 3 दिए गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसी प्रकार से बीपीएससी में भी ऑप्शन डी दिया जाएगा, इनमें से एक से अधिक या उपरोक्त सभी इस प्रकार का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्षार की परिभाषा, ये सभी सिद्धांत इससे डिपेंड करते हैं। ऑर्नियस सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में OH- आयनन देता है। बॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करता है। लुईस सिद्धांत के अनुसार क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। तो ये तीनों ही सिद्धांत क्षार से संबंधित हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा लवण जल में उदासीन घोल बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड है। ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इसीलिए इसको उदासीन घोल कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड एक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH का लवण है। अर्थात NaOH को जब क्षार को हम लोग एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होगा हमें? इससे NaCl प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग निम्न से किसके निर्माण में किया जाता है? नमक, प्लास्टिक, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉलीमराइजेशन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक के निर्माण में होता है। पॉलीमराइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन, एथिलीन का पॉलीइथिलीन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन इसी को कहा जाता है। अगला है, निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन एक एल्कीन है? मेथेन, इथेन, प्रोपीन और ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपीन। इसका आंसर प्रोपीन हो जाएगा। C3H6 हो जाएगा। एल्कीन है क्योंकि इसमें एक दोहरा बंधन होता है। मेथेन, इथेन और ब्यूटेन एल्केन ग्रुप के होते हैं। एल्केन और एल्कीन याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर बनाना हो तो किस प्रकार से बनता है बंधु? इस प्रकार से बनता है। ये 3 C आ गए और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, 6 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोपीन बनता है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का। इसका आंसर हो जाएगा BC2H5OH हो जाता है। इसमें इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका सूत्र OH लगा है, तो अर्थात अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। ये याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अम्ल कमजोर अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा एक कमजोर अम्ल माना जाता है? इस प्रकार के सवाल आपने देखे होंगे, बीपीएससी प्रीलिम में पूछे जाते हैं। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। एसिटिक अम्ल जो है इसको तुलनात्मक रूप से कमजोर माना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
निम्न से कौन सा पदार्थ लुईस क्षार के रूप में कार्य करता है? तो ये NH3 है। NH3 जो है यह लुईस क्षार के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। NH3 में नाइट्रोजन का एकाकी युग्म इसे लुईस क्षार बनाता है। किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है? तो ये N हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए क्योंकि NH3 है और यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर B हो जाएगा। निम्न से कौन सा लवण जल में क्षारीय घोल बनाता है? तो Na2CO3 होता है, यह Na2CO3 है। इसका आंसर C हो जाएगा। एक मजबूत क्षार NaOH और कमजोर अम्ल H2CO3 का लवण है, इसलिए यह जल में क्षारीय घोल का निर्माण करता है। इसका आंसर C हो जाएगा। निम्न से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। कौन सा पॉलीमर नेचर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या नायलॉन वाकई पाया जाता है? नायलॉन तो भाई आर्टिफिशियल हो गया, पॉलीथीन ये भी हो गया, टेफ्लॉन ये भी हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीमर है, बिल्कुल सही सुन रहे आप, जो प्रकृति में वैसे ही पाया जाता है, नेचुरल पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, अन्य विकल्प कृत्रिम पॉलीमर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेथेनॉल का उपयोग निम्न से किसके रूप में होता है? तो इसका हम लोग ईंधन के तौर पर उपयोग करते हैं। मेथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में विशेष रूप से जैव ईंधन और रेसिंग कारों में, जो हाई इफिशिएंसी वाली कारें होती हैं, रेसिंग कार, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? कार्बन के 4 अपरूप यहाँ पर दिए गए हैं। एलोट्रॉप्स इसको कहा जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और कार्बन नैनोट्यूब्स। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 4 में से कौन सा विद्युत का सुचालक होगा? इसका आंसर पूछा जा रहा है। क्या डायमंड सुचालक होता है? नहीं। फुलेरिन भी नहीं होता है, कार्बन नैनोट्यूब्स भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अम्ल बफर घोल बनाता है? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? जैसे हमारा रक्त जो है ना, हमारा रक्त जो है ये एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर छोटी सी मात्रा में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उसका जो व्यवहार है, उसका जो पीएच है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो ना तो एसिड हो जाएगा ना तो बेस हो जाएगा, अर्थात वो अपने पीएच को मेंटेन करके रख सकता है। वो ना तो एसिडिक हो जाएगा ना तो बेसिक हो जाएगा नेचर में। इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। जैसे हमारा जो रक्त है, ह्यूमन ब्लड जो होता है, ये क्या होता है? तो ये बफर सॉल्यूशन होता है जो पीएच को कंटेन करके रख सकता है। वो ना तो बढ़ेगा ना तो कम होता है। इसीलिए हमारे खून ना तो खट्टा हो जाएगा ना तो क्षारीय हो जाएगा, वो अपना बैलेंस बना करके रखता है। तो पूछा जाए हमसे कौन सा अम्ल बफर घोल में उपयोग होता है, तो जो भी अम्ल उपयोग होगा ना, हमेशा वो कमजोर अम्ल होता है। वीक अम्ल जो होते हैं, वीक एसिड, वही उपयोग किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो मजबूत हो गया, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो एक कमजोर अम्ल होता है, इसका उपयोग बफर घोल में किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षार जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, पाइरिडीन, मैथिलमीन। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा। NaOH एक मजबूत क्षार है जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर के OH- आयन दे देता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा लवण जल में अम्लीय घोल बनाता है? कौन सा लवण जल में अम्लीय घोल बनाएगा? NaCl, NH4Cl, Na2CO3, KCl। आप मुझे बताइए, NaCl घोलेंगे तो क्या जल लवणीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा? क्या अम्लीय कैसे हो जाएगा भाई? एसिडिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी, NH4Cl। NH4Cl एक कमजोर क्षार है। NH3 और मौजूद अम्ल HCl का लवण है, इसलिए जल में अम्लीय घोल बनाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक है? कल भी मैंने आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया है। बीपीएससी का हाल के एग्जाम जो हुए उसके जो साइंस के सवाल मैंने कल हल करवाए हैं, उसमें मैंने थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था। एक ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वह मुलायम हो जाता है, किसी और शेप में उसको ढाला जा सकता है, ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? बेकेलाइट, पॉलीथीन, मेलामाइन, वेल्केनाइज्ड रबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का पॉलीथीन हो जाएगा। पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्काइन है? इथेन,
इथीन, इथाइल, बेंजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इथाइन जो है C2H5 C2H2 एक एल्काइन है कि उसमें एक तिहरा बंध होता है, एक तिहरा बंध होगा। देखिए दो कार्बन ऐसे जुड़ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अप्रूप नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन नैनो ट्यूब्स, चारकोल। तो डायमंड ग्रेफाइट का तो उपयोग होगा नहीं, कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी और बृहद स्तर पर। विद्युतीय गुण के कारण नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है कार्बन नैनो ट्यूब। उनकी अद्वितीय शक्ति और विद्युतीय गुणों के कारण से इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से सिरके में पाया जाता है? सबसे आसान सवाल हो गया ये तो। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। सिरके का उपयोग बृहद स्तर पर किया जाता है, घरों में भी किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए भी चीज़ों को किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा क्षार बफल घोल में उपयोग होता है? अभी मैंने आपको समझाया था बफर घोल के बारे में, वहाँ पर एसिड के बारे में था, कमजोर एसिड की बात की हमने। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमोनिया का उपयोग किया जाता है। NH3 का, NH3 अभी मैंने आपको दिखाया, लुईस क्षार के रूप में इसको दिखाया मैंने आपको। कमजोर क्षार है, इसके लवण जैसे NH4Cl के साथ बफर घोल का यह निर्माण करता है। बफर घोल, बफर सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। निम्न से कौन सा लवण डबल लवण है? NaCl, KAlSO4 और 12H2O है, Na2CO3, NH4Cl। कौन सा डबल लवण है, दोहरा लवण है, ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर हो जाएगा बी। फिटकरी जो होता है, ये फिटकरी का फॉर्मूला लिखा है KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। एक डबल लवण है क्योंकि यह दो लवण K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस का संयोजन से बना है, इसीलिए इसको डबल लवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात इसको अगर प्रकृति में आप फेंक देंगे तो ऐसे ही अपने आप ये गल के खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीलैक्टिक एसिड होता है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जो प्राकृतिक स्रोत जैसे मक्का से बनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं, इनसे कौन सा अल्कोहल आसवन द्वारा प्राप्त होता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात इथेनॉल जो है आसवन प्रक्रिया के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि शराब निर्माण में इसका उपयोग होता है। इथेनॉल को किण्वन और आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, शराब निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग होता है और यही है शराब। अगला इनमें से कौन सा अम्ल एक द्विक्षारीय अम्ल है? तो बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है क्योंकि यह 2H+ आयन दे सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षार प्राकृतिक रूप से चूने के पानी में पाया जाता है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा। CaOH ट्वाइस चूने के पानी में पाया जाता है, इसका उपयोग CO2 की उपस्थिति का पता लगाने में होता है। निम्न से कौन सा लवण हाइड्रेटेड रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4.5H2O नीला थोथा एक हाइड्रेटेड लवण है जिसका पानी का अणु क्रिस्टल संरचना में शामिल होता है। नीला थोथा भी इसको कहा जाता है, कॉपर का थोथा भी इसको कहा जाता है। कॉपर के बर्तनों पर आपने देखा होगा यह। निम्न से कौन सा पॉलीमर कंडेंसन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनता है? 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नायलॉन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? मेथेन, इथेन, इथीन, बेंजीन। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इथीन जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन हो उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इथीन इसका आंसर हो जाएगा। इथीन C2H4 में दोहरा बंध होता है, यही तो हो गया, जो इसे एल्केन और बेंजीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप बकमिस्टर फुलेरिन के रूप में जाना जाता है? तो C60 कार्बन का यह अपरूप होता है। C60 को बकमिस्टर फुलेरिन कह देते हैं। कार्बन का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। आपने फुटबॉल देखा है क्या? छोटे छोटे पट्टियां बनी होती षटकोण पूरे फुटबॉल पर, तो उसको ही कहते हैं बकमिस्टर फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार का होता है। C60 होता है इसमें, इसका आंसर सी हो जाएगा।
निम्न से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आसान सवाल है ये तो। एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक है, लैक्टिक है, ऑक्सैलिक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है जो इन्हें खट्टा स्वाद प्रदान करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षार औद्योगिक रूप से साबुन बनाने में उपयोग होता है? अमोनिया का उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 4 यहाँ पर दिए गए हैं। औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियल लेवल पर जो सोप इंडस्ट्री होता है उसमें उपयोग किया जाता है। कौन सा है, कौन सा बेस है ऐसा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने की प्रक्रिया सोपैनिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री के लेवल पर जब सोप का निर्माण करते हैं तो उसी को यह प्रक्रिया कहा जाता है। अगला निम्न से कौन सा लवण जिप्सम के रूप में जाना जाता है? कौन सा लवण जिप्सम के रूप में जाना जाता है? CaSO4.2H2O, Na2CO3, KCl, NaCl। तो इसका उत्तर बड़ा आसान सा सवाल है, CaSO4.2H2O होता है जिसको जिप्सम के रूप में जाना जाता है, जो निर्माण सामग्री के रूप में कई जगहों पर उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न से कौन सा पॉलीमर रबर का एक प्रकार है? तो पॉलीआइसोप्रीन जो होता है यह रबर का एक प्रकार है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से मुख्य घटक है जो रबर के पेड़ से प्राप्त होता है और यह प्राकृतिक रबर है। इसका पॉलीआइसोप्रीन आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार के बहुलक जो चैप्टर है ना, पॉलीमर्स, ये केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऐसा चैप्टर है जो यूज होता है आपके डे बाय डे लाइफ में। आप जिस कुर्सी पर बैठे होंगे अगर वो प्लास्टिक का बना है तो वो सब इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका, पॉलीमर्स का। और दूसरा चैप्टर है जहाँ पर उपयोग होता है वो है एसिड बेस। ये 2 चैप्टर हैं जिसका केमिस्ट्री में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और यहाँ से सवाल भर के पूछे जाते हैं बीपीएससी में उपयोग आधारित। आपने देखा भी होगा हाल फिलहाल के एग्जाम में सारे सवाल यहीं से टकराते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम से पहले ही आपको सचेत कर दूँ, पिछली बार जैसा आपका हश्र ना हो। एग्ज़ाम जब होता है ना बीपीएससी का, एसएससी का ही देख लीजिए। अब एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, कितने ख़राब तरीके से एसएससी ने लिया। तो ठीक है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, एसएससी झुकी भी रही थी शुरुआत में, लेकिन वहाँ पर फिर शिक्षक लोग आ गए, जो बंटा धार किया उन्होंने यूट्यूब पर। एसएससी के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। आप किसी को भी फॉलो कीजिए, 4-5 जो बड़े शिक्षक हैं, बहुत सारे हैं, तो गणित वगैरह इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जब उनके बाकी का वीडियोस देखोगे जिसमें वो एक दूसरे शिक्षकों पर उछाल रहे होते गंदगी, आपको घिन आ जाएगा कि किस प्रकार के शिक्षक हैं ये चीज़ कभी यूपीएससी में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करते हैं, ज़्यादा डीप जाते हैं, तब सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर आती है ना, वह है स्थिरता। आप स्थिर हो जाते हो, आप खुद को अंडरमाइन करने लग जाते हो कि दुनिया में अज्ञानी हूँ मैं। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। जबकि ये जो चुटपुंजिए से होते हैं बहुत अमीर हैं, ये सब के सब गणित पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक दूसरे शिक्षकों पर क्या कीचड़ उछाल रहे हैं। और उसके पश्चात से एसएससी ने पता है क्या किया? एसएससी ने किया कि अब हम जैसा मर्जी वैसा करेंगे। उसने सीधा से बोल दिया, ये प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये तो टीचर्स का अपना प्रोपेगेंडा था। मैं आपको बीपीएससी से पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ, अगर आज आपसे पूछा जाए कि उस प्रोटेस्ट का क्या था, तो आपको भी लगेगा कि हाँ उसमें कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं था। जबकि कुछ था भी, तो शिक्षक और प्रोटेस्ट के कारण से जिस स्तर से जिस प्रकार का प्रोटेस्ट किया गया, उसके कारण से बीपीएससी नहीं झुकी। क्योंकि एक शिक्षक आ रहे थे, दूसरे उसके पैर खींच रहे थे, दूसरे आ रहे थे तो तीसरा उसका पैर खींच रहा था, कोई छात्र नेता सबका पैर खींच रहा था। तो यही हो रहा था। वहाँ पर जो गए होंगे उनको दिखा होगा ये चीज़। जब ख़त्म हुआ तो सारा उन्होंने बच्चों पर मर दिया। इसलिए एग्ज़ाम देने के क्रम में या देने के पश्चात भी कभी भी किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है कि उसके सेंटर पर ये हुआ था। जब तक कोई वेरीफाइड न्यूज़ में चीज़ें ना आ जाएं तब तक। और उससे पहले भी, जैसे कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान ने छाप दिया 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। एक शिक्षक ने वीडियो बना दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। सोचिए किस स्तर के निरा मूर्ख लोग हैं। बीपीएससी बार बार बोल चुकी कि हम जो भी बोलेंगे अपने वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर बोलेंगे, फिर भी बरगलाने के लिए चीज़ें करते रहते हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों से दूर रह करके स्थिर मानसिकता के साथ में बिल्कुल समझदारी पूर्वक एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के बाद भी समझदारी पूर्वक बिहेव करना है। ठीक है,
इस शिक्षक और कोचिंग के माया जाल से दूर रहना है, क्योंकि वो आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे, अपना पैसा पीटेंगे, गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, तो कृपया इसको समझिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये सिविल सर्विसेज में ये खींचातानी नहीं होता है, शिक्षक यहाँ पर मैच्योर होते हैं। एसएससी में तो पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं इनका कैरेक्टर किस प्रकार का होता है, इतना घटिया एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं। आप देखिएगा वीडियोज आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। खैर पढ़ते हैं, आप लोगों का तो एग्जाम है। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? सबसे अधिक वाला हमने किया अभी, अब सबसे कम वाले पर आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेन है। मेथेन है। CH4 होता है, इसमें चारों हाइड्रोजन है, बिल्कुल संतुष्ट है यह, तो इसलिए कम प्रतिक्रियाशील होता है। इसमें केवल एकल बंधन होते हैं जो इसे सबसे कम प्रतिक्रियाशील बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक अल्कोहल जहरीला होता है? इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो यह मेथेनॉल होता है। जो जहरीला शराब आप सुनते हैं पीने से मृत्यु हो गई, वो मेथेनॉल ही होता है। इसके सेवन से अंधापन या मृत्यु या नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। मेथेनॉल है। इथेनॉल पेय वाला अल्कोहल होता है। मेथेनॉल यह जहरीला शराब होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप ग्राफीन के रूप में जाना जाता है? तो यह एकल परत कार्बन होता है, सिंगल लेयर कार्बन होता है, जिसको ग्राफीन कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। यही सवाल पूछा गया है, कल ही मैंने सॉल्व करवाया है आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षार एंटासिड के रूप में जाना जाता है? एंटासिड के रूप में जाना जाता है, यह है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको जाना जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है क्योंकि यह पेट की अम्लता को कम करता है। एंटी एसिड कहते हैं इसको। एंटासिड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दरअसल एंटी एसिड कहते हैं क्योंकि यह अम्लता को कम करता है, इसीलिए इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, MgOH2। निम्न से कौन सा लवण बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। खाना पकाने और अम्लता कम करने में उपयोग होता है। इनमें से कौन सा पॉलीमर नॉन स्टिक बर्तन में उपयोग किया जाता है? तो ये टेफ्लॉन है। लेकिन हाल फिलहाल में US के बड़े संस्थानों ने, भारत के बहुत सारे संस्थानों ने शोध करके बताया कि नॉन स्टिकी पैन जो आप उपयोग करते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर का कारण बन रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नॉन स्टिकी पैन, ऐसे पैन जो चिपकते नहीं हैं, जिनमें खाना चिपकेगा नहीं, तो कम ऑयल का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर और थोड़ा सा दिखावापन में भी होता है नॉन स्टिकी पैन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भी इसका उपयोग किया था। लेकिन यह कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। टेफ्लॉन इसमें उपयोग किया। टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में होता है क्योंकि यह कम घर्षण वाला पदार्थ होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? तो यह मेथेन है जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त होता है। CH4 होता है क्योंकि इसमें केवल एकल बंधन होता है और संतृप्त है, इससे यह जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एल्कोहल किण्वन द्वारा प्राप्त होता है? तो यह इथेनॉल है। इथेनॉल है। यह प्रक्रिया चीनी या स्टार्च से प्राप्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट है। या ग्रेफाइट है। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट की परत संरचना इसे उत्कृष्ट स्नेहक बनाती है, लुब्रिकेंट बनाती है और इसका उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल है। सी उत्तर हो जाएगा इसका बंधुओं। C3H6 और O3 होता है। C3H6 और O3 होता है। निम्न से कौन सा क्षार ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा लवण वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, यह जो सफाई डिटर्जेंट में उपयोग होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर फाइबर के रूप में उपयोग होता है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नायलॉन का उपयोग एक मजबूत पॉलीमर है जो कपड़े और रस्सियों जैसे फाइबर के रूप में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है? क्लोरीन के साथ कौन सा हाइड्रोकार्बन बहुत तेजी गति से प्रतिक्रिया करेगा? तो ये है आपका इथीन है। C2H4 है। दोहरा बंधन होता है इसमें,
अभी दिखाया था आपको C2H4 है, दोहरा बंधन होता है, तो यह क्लोरीन के साथ बहुत तेजी गति से रिएक्ट करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनसे कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन पर एल्कीन देता है? कौन सा अल्कोहल है ऐसा? तो ये है इथेनॉल अल्कोहल है, इथेनॉल अल्कोहल है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। C2H5OH डिहाइड्रेशन पर इथीन देता है, मेथानॉल डिहाइड्रेशन पर एल्कीन नहीं बनाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अप्रूप सुपर कंडक्टर रूप में उपयोग होता है? तो इसका फुलेरिन हो जाएगा, फुलेरिन हो जाएगा। C60 कुछ परिस्थितियों में सुपर कंडक्टर रूप में कार्य करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है? पालक आयरन का भी काफ़ी रिच सोर्स होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह पालक में पाया जाता है, पालक और अन्य हरी पत्तियों में यह पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षार जल में कम घुलनशील है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो इनमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह जल में कम घुलनशील होता है, जिसके कारण इसे चूने का पानी कहा जाता है। निम्न से कौन सा लवण प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है? तो ये CaSO4.12H2O है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP कहते हैं। अक्सर भवन निर्माण में या भवन के सजावटी में इसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा पॉलीमर टायर निर्माण में उपयोग होता है? तो यह स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर कहा जाता है इसको। इसका उपयोग टायर निर्माण होता है क्योंकि यह काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और घर्षण को कम करता है, यह घर्षण को कम भी करता है, तो इसका आंसर घर्षण को स्थिर बनाए रखता है, कम नहीं करता है। कम कर देगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, घर्षण को स्थिर बनाए रखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर जो है यह टायर निर्माण में किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, मजबूत काफ़ी होता है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसको कहा जाता है, जो ओजोन परत को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचाता है क्योंकि यह क्लोरीन रेडिकल्स को छेड़ते हैं, इसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। निम्न से कौन सा अल्कोहल औषधीय गुणों के लिए उपयोग होता है? औषधीय गुण के लिए तो यह इथेनॉल है, जिसका बृहद स्तर पर औषधीय गुण के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर दवाई से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, इसका आंसर इथेनॉल हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप उच्च तापमान पर स्थिर है? तो यह है ग्रेफाइट होता है, जो उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है, ग्रेफाइट इसका उत्तर हो जाएगा। 65 सवाल करेंगे अभी हम लोग। निम्न से कौन सा अम्ल बैटरी में उपयोग होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको कहा जाता है। निम्न से कौन सा क्षार साबुन और डिटर्जेंट बनाने में उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 4 यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक को चुनना है आपको। 65 सवाल और आज का अंतिम सवाल यही रहेगा, इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोपोनिफिकेशन प्रक्रिया में साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, NaOH इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट का हम लोग MCQ करेंगे, देन हम लोग क्विज तो आपको डेली मिल रहा होगा, जिस भी ग्रुप में होंगे आप, आपको क्विज तो दे ही रहा हूँ मैं। क्विज प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, वाद विवादों से दूर रहिए, केवल एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट कीजिए और कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मानसिक तौर पर कितने ज़्यादा स्थिर हैं। अगर आप अपने पूरे जीवन का बोझ यही ले लेंगे कि मुझे इस 13 तारीख को अपने पूरे जीवन का बोझ उठा लेना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में। बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अच्छे से मुझे देना है, बस मेरा काम वही है। रिजल्ट अपने हाथों में नहीं होता है। बहुत बेहतरीन बच्चे भी छट जाते हैं और बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिम में। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके हाथों में है पेपर अच्छे से देना, रिजल्ट आपके हाथों में नहीं होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बना करके अच्छे से एग्ज़ाम देना है और कन्फ्यूजन नहीं रखना है, डर वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखना है। अंतिम समय में बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको रोज़ बोलता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इरिटेट भी होते होंगे, रोज़ मैं इसी कारण से बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पैर रखेंगे तो पढ़ाई चीज़ों से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप कितने ज़्यादा स्थिर हैं, आप डरे हुए नहीं हैं, आपका माइंड जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कितना ज़्यादा स्थिर है। एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखने के बाद वही मायने रखता है। बाकी पढ़ के तो सारे ही बच्चे आते हैं, अच्छे खासे बच्चे
होशियार जो टेस्ट में 141 लाते हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर के डर जाते हैं वो। और जो टेस्ट में यहाँ पर 50-60 ला रहे थे वो झंडे गाड़ करके आ जाते, क्योंकि बेफिक्रे टाइप के इंसान होते हैं वो। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।